हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या ममता मसनरी के शेयर को अभी होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए, या जिन लोगों को यह शेयर आईपीओ के थ्रू नहीं मिल पाया था क्या वह अभी इस शेयर को खरीद सकते हैं या नहीं। इन सब के बारे में डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो में हम लोग इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिटेल में समझेंगे, फिर हम लोग इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में जानेंगे, फिर इस कंपनी के रिस्क या वीकनेस के बारे में जानेंगे, और इसके साथ साथ इस कंपनी के फंडामेंटल को भी समझेंगे, और लास्ट में यह जानेंगे कि क्या अभी इस शेयर को होल्ड करें या नहीं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले हमें यह चीज जानना जरूरी है कि इसने जो आईपीओ से पैसा उठाया है वह पैसा कंपनी के पास जाएगा या फिर कंपनी के प्रमोटर के पास। तो इस चीज को समझने के लिए हमें इसके आईपीओ को डिटेल्स को देखना पड़ेगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसके आईपीओ का जो बिडिंग डेट था वह 19 दिसंबर 2024 से लेकर के 23 दिसंबर 2024 तक था, यानी कि इतने डेट के बीच में आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते थे। और इस आईपीओ का जो लिस्टिंग डेट था वह 27 दिसंबर 2024 था, और जब 27 दिसंबर को यह शेयर लिस्ट हुआ था तो यह 600 रुपए पर शेयर के प्राइस पर लिस्ट हुआ था, यानी कि लिस्ट होते ही 147% का जबरदस्त रिटर्न दिया। और इस कंपनी का जो आईपीओ था वह 179 करोड़ रुपए का आईपीओ था, यानी कंपनी आईपीओ से टोटल 179 करोड़ रुपए जुटाई है। यह जो आईपीओ था वह ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल आईपीओ था, यानी कि इस आईपीओ से जो टोटल पैसा कलेक्ट हुआ था वो प्रमोटर की जेब में जाएगा। इस पैसे का यूज बिजनेस की ग्रोथ में यूज नहीं किया जाएगा। तो यह थी आईपीओ से रिलेटेड डिटेल्स। अब हम लोग इस कंपनी के बिजनेस को देखते हैं। यह इंडस्ट्रियल गुड्स कंपनी है जो पैकेजिंग के लिए मशीन्स बनाती है। यह ज्यादातर मशीन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में काम आती है। यह कंपनी पैकेजिंग का काम नहीं करती है, बल्कि पैकेजिंग में जो मशीन्स यूज होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट करती है। यह कंपनी प्लास्टिक बैग और पाउच बनाने वाली मशीन्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है, और इस कंपनी के द्वारा जो मशीन्स बनाए जाते हैं वह एफएमसीजी सेक्टर में यूज होते हैं पैकेजिंग के लिए। और इस कंपनी के द्वारा बनाए गए मशीन्स को दूसरे एरियाज में भी यूज किया जाता है, जैसे ई कॉमर्स पैकेजिंग में, और कपड़ों के पैकेजिंग में जो बैग यूज किया जाता है उसकी प्रोडक्शन में इस कंपनी के मशीन्स को यूज किया जाता है। इसके अलावा फूड एंड बेवरेजेस के फील्ड में भी इसके मशीन्स का यूज होता है। यह वेगा एंड विन ब्रांड नेम के अंडर अपने पैकेजिंग मशीनरी को सेल करती है, और यह कंपनी अब तक टोटल 4500 मशीन्स को कुल 75 देशों में इंस्टॉल कर चुकी है। तो अभी हम लोगों ने इस कंपनी के बिजनेस को देखा। कंपनी का जो बिजनेस है इंडिया में भी चलता है और इंडिया के अलावा और भी देशों में चलता है, तो कंपनी का बिजनेस यहाँ पर अच्छा है। अब हम लोग इस कंपनी के रेवेन्यू का प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि कंपनी 38.5% रेवेन्यू बैग एंड पाउच मेकिंग मशीन से जनरेट करती है, और 31.8% रेवेन्यू अटैचमेंट एंड स्पेयर से जनरेट करती है, और 22.8% रेवेन्यू पैकेजिंग मशीनरी से जनरेट करती है, और 1.7% रेवेन्यू अदर प्रोडक्ट से जनरेट करती है। अब हम लोग इस कंपनी के रेवेन्यू का लोकेशन वाइज ब्रेकअप देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि यह कंपनी इंडिया से 27.9% रेवेन्यू जनरेट करती है, वहीं कुवैत से 9.8%, पुर्तगाल से 9.3%, यूएसए से 1.1% रेवेन्यू जनरेट करती। इसके अलावा कंपनी अदर कंट्री से 51.9% रेवेन्यू जनरेट करती है। तो ओवरऑल कंपनी अपने बिजनेस को इंडिया में भी ऑपरेट करती है, इंडिया के अलावा और भी कंट्री में ऑपरेट करती है, जो कि अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। अब हम लोग इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि कंपनी का रेवेन्यू 2022 में 196 करोड़ था, वहीं पर 2023 में 210 करोड़ हो गया, और 2024 में 241 करोड़ हो गया। तो यहाँ पर कंपनी का जो रेवेन्यू है लगातार बढ़ते हुए आया है। वहीं पर कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट 2022 में 21 करोड़ था, और 2023 में 22 करोड़ था, और 2024 में 36 करोड़ हो गया। तो कंपनी का प्रॉफिट भी लगातार बढ़ते हुए आया है। और इसके एसेट्स की बात करें तो कंपनी का एसेट 2022 में 216 करोड़ था, और कंपनी का जो एसेट्स वैल्यू था 2023 में 228 करोड़ था, वहीं पर 2024 में 237 करोड़ के एसेट्स वैल्यू थे। तो ओवरऑल कंपनी का एसेट्स भी लगातार बढ़ते हुए आया है। और इसके टोटल बोरोइंग की बात करें तो कंपनी का जो बोरोइंग था 2022 में 20 करोड़ था, और 2023 में 18 करोड़ हो गया, और 2024 में 11 करोड़ हो गया। तो कंपनी का जो बोरोइंग है वह लगातार घटते हुए आ रहा है, जो कि अच्छी बात है कंपनी के लिए, यानी कि कंपनी कम पैसा कर्ज में ले करके अधिक प्रॉफिट जनरेट कर रही है, जो कि अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। तो अभी हम लोगों ने इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखा। कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, कंपनी का रेवेन्यू अच्छा है, कंपनी का प्रॉफिट अच्छा है, कंपनी का जो बोरोइंग है वह लगातार घट रहा है, जो कि अच्छी बात है कंपनी के लिए। वहीं पर कंपनी का नेटवर्थ भी लगातार बढ़ते हुए आया है। तो ओवरऑल कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छा है।
अब हम लोग इस कंपनी के फंडामेंटल को देखते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हो कि कंपनी का ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी 27.76% है, जो कि बहुत ही अच्छा है। वहीं पर कंपनी का ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 31.29% है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.09 है, यानी कि कंपनी के ऊपर ना के बराबर खर्च है। और कंपनी का पैट मार्जिन भी अच्छा है, डिसेंट है। और वहीं पर इस कंपनी का जो PE रेशियो है वह 16.59 है, यानी कि यह कंपनी अभी अंडर वैल्यूड है। तो कंपनी का ओवरऑल फंडामेंटल भी अच्छा देखने को मिल रहा है। अब हम लोग इसके प्रमोटर होल्डिंग को देखते हैं, तो इसका IPO इशू होने से पहले प्रमोटर की होल्डिंग 92.45% थी, और अब लिस्ट होने के बाद प्रमोटर की होल्डिंग 62.45% हो गई है। अभी भी इस शेयर में प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी खासी देखने को मिल रही है, जो कि अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। एक बात याद रखना कि इंडियन स्टॉक मार्केट में यह रूल है कि PSU कंपनियों को छोड़ करके जितनी भी कंपनियां NSE या BSE पर लिस्ट होंगी, उनकी प्रमोटर होल्डिंग 75% से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस कंपनी का जो IPO था वो OFS था, यानी ऑफर फॉर सेल। इसमें प्रमोटर अपने शेयर्स को सेल करते हैं और जो भी पैसा आता है वह प्रमोटर की जेब में जाता है। तो इसी वजह से प्रमोटर के शेयर होल्डिंग यहाँ पर घटती हुई दिखी है, क्योंकि NSE और BSE पर लिस्ट होने के लिए 75% से कम होना चाहिए प्रमोटर होल्डिंग। इसलिए इस IPO में प्रमोटर ने अपने शेयर को सेल किया है। और इस कंपनी के क्लाइंट्स की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो कि इस कंपनी के इतने सारे क्लाइंट हैं, आप लोग देख लेना, नाम पढ़ लेना जो जो इनके क्लाइंट है। अब हम लोग इस कंपनी के कुछ वीकनेस पॉइंट है उसको देखते हैं। वैसे इस कंपनी के कुछ खास नेगेटिव पॉइंट नहीं है, छोटे छोटे नेगेटिव पॉइंट है, उनको देख लेते हैं। पहले नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि यह कंपनी पैकेजिंग के लिए मशीनरी की मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो इस कंपनी को FMCG फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। अगर इस इंडस्ट्री में स्लो डाउन आता है तो इसके रेवेन्यू में गिरावट देखने को मिल सकता है। और दूसरे नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो दूसरा नेगेटिव पॉइंट यह है कि यह कंपनी जिस सेक्टर में है उस सेक्टर में कंपटीशन ज्यादा है, और यह कंपनी पैकेजिंग मशीनरी का 7th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, और इसका टोटल ओनली 3% का मार्केट शेयर है पैकेजिंग मशीनरी के एक्सपोर्ट बिजनेस में, जो कि कम है। तो यही दो इसके नेगेटिव पॉइंट थे। इसके अलावा इस कंपनी में कुछ वैसे खास नेगेटिव पॉइंट नहीं है। तो ओवरऑल कंपनी का बिजनेस ही अच्छा है, और कंपनी फंडामेंटली भी स्ट्रांग है, और कंपनी के अच्छे खासे प्रमोटर भी देखने को मिल रहे हैं, और कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी अच्छा है, और कंपनी अभी अंडर वैल्यूड प्राइस में भी मिल रही है, और कंपनी ने लिस्ट होते ही अच्छा खासा प्रॉफिट दे दिया है। तो अभी इसके शेयर प्राइस में गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिन लोगों को यह शेयर IPO को थ्रू मिला था वो प्रॉफिट बुक करेंगे तो इसके शेयर प्राइस में गिरावट देखने को मिल सकता है। तो इस केस में वहां पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज बनेगी। तो बस इतना ही आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।